हेलो एंड वेलकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आज हम खत्म करेंगे। आज हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में सीखेंगे, बहुत आसान है, और फिर थोड़ा सा मेथड्स ऑफ मेजरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हम सीखेंगे। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पीपीपी कहाँ आएगा वो ये। मैं लेक्चर को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मैं बताऊं ये चीज़ें आपके लिए बेसिक है, ये एसएसबी पूछ सकता है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। अब मैं लेक्चर को पूरा ज़्यादा शॉर्ट, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता। तो हाँ, अब सबसे पहले परचेजिंग पावर पैरिटी हम सबने सुना है सर कि इंडिया है थर्ड नंबर पे, इंडिया का है थर्ड नंबर पे नेशनल इनकम जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे है, ये अक्सर आपने सुना होगा। और फिर नॉमिनल जीडीपी इंडिया 7th नंबर पे कभी आता है, कभी 5th पे आता है, कभी 6th पे आता है, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अलग अलग रिपोर्ट देके कभी उसको एक रैंक देते हैं, कभी दूसरी रैंक देते हैं। मगर वो तो ठीक है सर, 7th रैंक 6th रैंक, लेकिन ये परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में इंडिया को मिली है 3rd रैंक। ऐसा क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी में जो कि जीडीपी की रैंकिंग अलग अलग आती है या नेशनल इनकम की रैंकिंग अलग अलग आती है, ये हमको समझना है। परचेजिंग पावर पैरिटी नाम से बताता है, परचेजिंग पावर मतलब बाइंग कैपेसिटी और पैरिटी मतलब इक्वालिटी लाना। नाम से क्या लगता है? नाम से लगता है कि दुनिया में हर एक करेंसी की बाइंग कैपेसिटी अलग अलग है। यूरो, रुपी, दीनार, पाउंड, डॉलर, रियाल, पीसो, येन एटसेट्रा, और भी बाकी है ना करेंसीज। हर एक करेंसी की परचेजिंग पावर, ताकत, परचेजिंग करने की ताकत, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की ताकत अलग अलग होती है। उन्हीं करेंसीज के बाइंग कैपेसिटी को, उन्हीं करेंसीज के खरीदने की ताकत को इक्वालिटी लाने के लिए, बराबर लाने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये कंसेप्ट एक तो आपने सुना किस तरह से आया कि करेंसीज को बराबर करना है, करेंसीज को बराबर देख के तोलना है। ये लाइन जो मैं अभी बोल रहा हूं, करेंसीज को बराबर करके तोलना है, ये जो मैं आपकी लाइन बोल रहा हूं ना, वो मैं यहां पे समझाऊंगा कि डॉलर में हम तोलते हैं। लेकिन पहले ये समझाऊं मैं आपको, हर एक कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है। हर एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू डिफरेंट होता है। हर एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड डिफरेंट होती है। हर एक कंट्री में अलग अलग वैल्यू होता है गुड्स, चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विस की। एक कंट्री में मान लो बैट का वैल्यू है 10 रुपए, दूसरी कंट्री में भी अगर रुपए ही करेंसी होगी तो शायद वो बैट जो है वो 50 रुपए का हो। एक कंट्री में अगर गाड़ी हो 5,000 रुपए की, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, दूसरी कंट्री में रुपए की ही, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है ना जिनकी रुपए वैल्यू है, जिनकी रुपए करेंसी है। तो एक कंट्री में मान लो एक गाड़ी है 50,000 की, ठीक है, तो दूसरी कंट्री में वो कितने रुपए की है, वो मान लो 20,000 रुपए की है। तो हर एक कंट्री में कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है, हर एक कंट्री में करेंसीज का वैल्यू डिफरेंट है, हर एक कंट्री में करेंसीज की खरीदने की ताकत डिफरेंट है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या करता है, उन कंट्रीज की करेंसीज को इक्वल लाने की कोशिश करता है। एक ही करेंसी के साथ रिलेट करके उन सब करेंसीज को तोला जाता है। एक ही करेंसीज में देख के उन सारी करेंसीज को तोला जाता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अब हर एक कंट्री की करेंसी, मान लो बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी अलग अलग है, रियाल, पीसो, यूरो, रुपी, दिनार, पाउंड, बोला ना मैंने, डॉलर वॉलर, येन वेन। अच्छा, अब क्या होता है जब हम एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ रिलेटेड देखते हैं, एक कंट्री में मान लो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू अलग है, दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू अलग है, तीसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू अलग है। तो किस तरह से हम इन सारी कंट्रीज को कंपेयर करें? तो इन सारी कंट्रीज की करेंसीज को तोला जाता है कंपेयर करने के लिए, ताकि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी मेजर करे वर्ल्ड इकोनॉमीज को, कंपेयर करे वर्ल्ड इकोनॉमीज को। तो सारी कंट्रीज की करेंसीज को सबको लाया जाता है एक इंटरनेशनल
एक्सेप्टेड करेंसी में, जिसका नाम है डॉलर। ये डॉलर की सिंबल है ना, जो कॉमन करेंसी है। अच्छा, इसको अब आपको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। देखो ये क्या होता है पीपीपी, समझो इस बात को। ये है, क्योंकि यूएसए में डॉलर है ना, तो यूएसए के रिलेटेड हम देखेंगे। यूएसए में ये है बास्केट ऑफ कमोडिटीज। हम बास्केट ऑफ कमोडिटीज लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट लेते हैं। बास्केट मतलब जिसमें बहुत सारे चीजें हम रखें या जिसमें बहुत सारे चीजें हम तोले। तो फॉर एग्जाम्पल बास्केट में हमने बैट लिया, बॉल ली, गाड़ी ली, ठीक है ना, एसी लिया, फ्रिज लिया, किताबें ली, ठीक है ना, मोबाइल लिया, फॉर एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। बास्केट में ये चीजें कैसे ली जाती है सर? ये देखते हैं मोस्ट कॉमन आइटम्स कौन कौन से हैं जो हर कंट्री में होगा। गाड़ी 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 गाड़ी, हर कंट्री में गाड़ी मिलेगी। बॉल बैट, हर कंट्री में बॉल बैट मिलेगा। मोबाइल, हर कंट्री में मोबाइल मिलेगा। मोस्ट कॉमन आइटम्स देखते हैं। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक आइटम है जिसका नाम है कांगड़ी। कांगड़ी मतलब हमारे कश्मीर में, जम्मू में भी कम यूज़ होती है विंटर्स में, कश्मीर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो कांगड़ी कॉमन आइटम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलेगी ना, जहाँ पे ठंड होगी वहीं पे मिलेगी। अच्छा, समझ आ गया सर, मोस्ट कॉमन आइटम होना चाहिए। आगे क्या करना है सर हमको? फॉर एग्जाम्पल हमने ये कमोडिटीज़ लिया, और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। $1, ऐसा तो नहीं होगा $1 के होंगे। $1 फॉर एग्जाम्पल, $1 के ये चीजें हैं, बास्केट ऑफ कमोडिटीज $1 के हैं, ठीक है। यही गाड़ी, यही बैट, यही बॉल, यही बास्केट ऑफ कमोडिटीज, यही सामान इंडिया में $1 का नहीं है, इंडिया में 18 रुपीज का है। कितना? सेम बास्केट 18 रुपीज का है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी की हिसाब से $1 बन जाता है 18 रुपीज। ये याद रखा सर, $1 तो 18 रुपीज का है ही नहीं सर, वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं है, वो मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से है। $1 67 होता है, कभी 70, कभी 68, कभी 69। मार्केट एक्सचेंज रेट पे हम जब देखते हैं ना, वो होता है नॉमिनल जीडीपी आपका, जो आपने बोला है कि इतने ट्रिलियन, 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है ना। जानेंगे हम, टेंशन मत ले लो आप, जानेंगे हम। अभी आप रुको, देखो इसको। हाँ भाई, ये सामान यूएसए में मिला $1 का, यही सामान इंडिया में मिला 18 रुपीज का, उस हिसाब से $1 है 18 रुपीज का। सेम सामान पाकिस्तान में मिलता है 25 रुपीज का। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। गाड़ी का 25 रुपए के अंदर आएगी। हाँ, यही सामान सेम बास्केट पाकिस्तान में मिलता है 25 रुपीज का। अब जब सेम सामान पाकिस्तान में मिलता है 25 रुपीज का, यही सामान डॉलर में देखा गया $1 का है, तो $1 25 रुपए परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से, या परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पाकिस्तान में $1 है 25 रुपए, इंडिया में $1 है 18 रुपीज। रहा समझ? इतना समझ आया? बहुत आसान है। अब देखो, और एक कंट्री होगी उसमें $1 होगा 50 रुपए, और एक कंट्री होगी उसमें $1 होगा 5 ही रुपए, और एक कंट्री होगी उसमें $1 होगा 2 ही रुपए। इसी तरह हर एक कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, और हर एक कंट्री में बास्केट कमोडिटीज का वैल्यू अलग अलग है। तो सारी कंट्रीज को देखा जाता है फिर लास्ट में कितने डॉलर है। जैसे इंडिया का जीडीपी निकला फॉर एग्जाम्पल 36, 18 कितना होता है? 36। तो बताइए इंडिया का जीडीपी 36 है, बताइए वो कितना डॉलर हुआ? वो सर $2 हुआ। अच्छा, चाइना को लेते हैं, चाइना का है फॉर एग्जाम्पल, या पहले पाकिस्तान को लेते हैं, पाकिस्तान को यहां पे लेते हैं। पाकिस्तान का भी 36 है जीडीपी, उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने हैं? 36 रुपीज। इंडिया का कितना था? 36 रुपीज। अब आप मुझे बताओ, पीपीपी के हिसाब से इंडिया की ज्यादा रैंक आएगी कि पाकिस्तान की? सर हमें देखना है डॉलर किसके ज्यादा है, हमें क्या करना रुपीस को, हमें देखना है डॉलर। ये इंडिया के 36 रुपीज, $1 है 18, $1 है 18 रुपीज, तो वो हुआ इंडिया के हिसाब से $2 आ गए, इंडिया को $2। ओके, पाकिस्तान को देखते हैं, उनका भी जीडीपी है 36 रुपीज परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में। तो देखते हैं ये कितना डॉलर आता है। $1 है 25 रुपए, 36 रुपीज कितने डॉलर हुए? $2 तो नहीं हुए, $2 तो हुए सर 50 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से।
पाकिस्तान की करेंसी के रिलेटेड। तो $2.50 हुए, लेकिन 36 कितने हुए? वो हो गए $1.1 पॉइंट समथिंग, चलो 1.5 एग्जाम्पल ले रहे हैं, $1.5। ज्यादा डॉलर किसके? इंडिया के आए, उसने भी 36 ही रुपए कमाए, पाकिस्तान ने भी 36 ही रुपए कमाए, मगर रैंकिंग किसकी ज्यादा आई? ज्यादा डॉलर किसने कमाए? ज्यादा डॉलर किसने कमाए? इंडिया ने। तो इंडिया ऊपर आया, इंडिया की रैंक ऊपर आई। तो ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमीज को कंपेयर करने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, और देखा गया इंडिया की रैंकिंग परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 3rd है। अच्छा सर, हर एक कंट्री को कॉमन करेंसी डॉलर में मेजर करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी में आपने बोला सर अभी $1 है 18 रुपीज, और यही सच है, यही है। ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा, लेकिन यही आमतौर पे चलता है कि अगर 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 जो सामान $1 का मिलता है यूएसए में, वही सामान इंडिया में मिलता है 18 रुपीज का। सर उस हिसाब से $1 होना चाहिए 18 रुपीज। हम क्यों अखबारों में सुनते हैं $1 है 67 रुपीज, $1 है 50 रुपीज? आपने जो समझाया ऐसे ही हम सुनने चाहिए अखबारों में, और ये भी सच है, ये तो सच है, $1 है 18 रुपीज, ये सच है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अब सर ये आपको यहां पे भी समझ आ जाएगा, अगर कुछ रह गया, अगर कुछ समझ ना आए, यहां पे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहां पे आपको असल में पता चलेगा कि इंडिया का पीपीपी के मामले में 3rd रैंक कैसे आया। अगर कुछ छूट गया, अगर कुछ आपको समझ नहीं आया, तो पहले समझाते हैं ना इस बात को। हाँ सर, इंडिया का $1 है 18 रुपीज, फिर क्यों हम देखते हैं कि इंडिया में $1 है 67 रुपीज का? देखो भाई, ये जो एक आप देखते हो $1 67 रुपीज, इसको बोलते हैं मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से, नॉट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट। मार्केट एक्सचेंज रेट क्या होता है? मार्केट डिसाइड करेगा कितना है डॉलर का। देखो देखो देखो, मार्केट में पता चलेगा ये डॉलर का वैल्यू कितना है, और ये ऊपर नीचे जाता है। मार्केट में डिमांड सप्लाई पे ये ऊपर नीचे जाता है। इसको पीपीपी के हिसाब से कुछ नहीं करना। पीपीपी अलग होता है, वो बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू देखो हर एक कंट्री में कितना है। यहां पे गाड़ी है $2 की, तो बाकी कंट्रीज में देखो कितने यूरो में है, कितने दीनार में है, कितने पाउंड पे है, कितने, ठीक है ना, उन सबको फिर डॉलर में कन्वर्ट करो और देखो, कंपेयर करो परचेजिंग पावर पैरिटी में किसकी रैंकिंग ऊपर आती है, किसकी रैंकिंग नीचे आती है। लेकिन ये $1 67 रुपीज, इस पे आप निकालते हो नॉमिनल जीडीपी, जो आपका $2.9 ट्रिलियन है, ठीक है ना, समझाएंगे आपको, टेंशन मत ले लो। $1 67 रुपीज ये मार्केट एक्सचेंज रेट है भाई। मार्केट एक्सचेंज रेट अलग होता है डिमांड सप्लाई डॉलर की, डॉलर की डिमांड सप्लाई पे। अब इतना ज्यादा मैं डीप नहीं जाना चाहूंगा। एक सेकंड, कोई आया, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुको, अरे यार डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि डिमांड सप्लाई पे ही मार्केट एक्सचेंज रेट में डॉलर ऊपर नीचे चला जाता है। कभी रुपए डिप्रिसिएट करती है, कभी रुपए एप्रिसिएट करती है, समझाएंगे हम आपको। देखो ज़्यादा डीप, हाँ ये मैं बोल रहा था ज़्यादा डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये वैसे हमें पढ़ना था फॉरेन एक्सचेंज में, वो हमारे टॉपिक में है ही नहीं, वो हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा, अगर ये 1 मिनट आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया तो गुड, आया नहीं तो कोई बात नहीं, ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस बात को, रुपए डिप्रिसिएट करना पता है क्या होता है? पता है क्या होता है रुपए डिप्रिसिएट करना? $1 अगर 50 रुपए का है, यही $1 बन जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है 70 रुपीज का बन जाएगा। सर $1 50 रुपए का, वही $1 70 रुपीज का, ये तो एप्रिसिएशन होना चाहिए। आपने तो बोला ये तो डेप्रिसिएशन है। आपको लगता होगा एप्रिसिएशन, लेकिन ये डेप्रिसिएशन है भाई मेरे, मुझे पता है आपको लगता होगा। देखो आपको लगता है, इसको बोलते हैं डॉलर का प्राइस बढ़ना, मगर हमारी अपनी करेंसी का वैल्यू कम हुआ। पहले 50 रुपए से हम $1 की सामान खरीदते थे, अब 70 रुपीज से वही $1 का सामान खरीदते हैं, तो हमारे ज्यादा पैसे लगे, हमारा पैसे का वैल्यू कम हुआ। पहले 50 रुपए से हम कुछ खरीद सकते थे, अब 70 रुपीज से हम वही चीज खरीद सकते हैं। $1 है ना, $1 वही चीज खरीद सकते हैं, तो 70 रुपीज प्राइस बढ़ा। लेकिन हम, जैसे मैंने आपको बोला, इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है लेकिन करेंसी का वैल्यू कम होता है। सामान का प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन से, करेंसी का वैल्यू कम होता है। करेंसी का वैल्यू डिप्रिसिएशन हुआ जब $1 हुआ 70 रुपीज। अगर यही $1 50 रुपए से $1 चला गया 40 रुपीज,
अब प्राइस घट गया मगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, हमारी करेंसी का वजन बढ़ गया। पहले 50 रुपए का $1, अब सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का $1। करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। डिफ्लेशन से करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, जो वहां पे ऐड कर लेना अगर मैंने नहीं बताया होगा। तो यहां पे अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि रुपए डेप्रिशिएट अप्रिशिएट करती है, डिमांड सप्लाई पे ये सारा कुछ खेल होता है। समझ नहीं आता तो अच्छी बात है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आना चाहिए, तभी तो आप हमारे आईएएस कोर्सेज के लिए आओगे, देखो, और केएस कोर्सेज के लिए आओगे। ये मैं आपको बताऊं, डिमांड ऑफ डॉलर फॉर एग्जांपल। डिमांड कैसे होती है डॉलर की? सर कौन करेगा? इंपोर्टर करता है। टूरिस्ट ऑफ इंडिया जब वो बाहर जाते हैं तो डॉलर मांगते हैं, हमें डॉलर दे दो। इंडिया का जब बाहर जाता है इन्वेस्ट करने तो साथ लेता है डॉलर की डिमांड करता है। फॉरेनर जब यहां पे इन्वेस्ट करता है तो डॉलर तो आते हैं, नहीं उसमें डॉलर आते हैं, लेकिन फॉरेनर जब विड्रॉ करेगा पैसा तो डॉलर में करेगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी उससे। समझ नहीं आया ना? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सप्लाई किससे ज्यादा होती है सर? एक्सपोर्टर्स से सप्लाई बढ़ती है डॉलर की। जब हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे वहां से डॉलर आएगा, सप्लाई बढ़ेगी डॉलर की। फॉरेन टूरिस्ट्स आएंगे, अपने साथ डॉलर लाएंगे, सप्लाई बढ़ी डॉलर की। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे बाहर से पैसा, वो डॉलर में पैसा करेंगे इन्वेस्ट, डॉलर आया हमारे पास, सप्लाई बढ़ी डॉलर की। अगर रेमिटेंसेस हमारे लोग बाहर से हमारी कंट्री में भेजेंगे, वो जब रेमिटेंसेस भेजेंगे हमारे कंट्री में, डॉलर आया, सप्लाई बढ़ी डॉलर की। ये सारी चीज़ें और भी कुछ चीज़ें हैं, वो हमें काश कि हमारे सिलेबस में होता तो मैं आपको बताता कि कितना मज़ा था इसमें। बहुत सारी बातें इसके रिलेटेड। तो हम कहाँ थे? हम यहीं पे थे। ये आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी बच्चे को समझ आया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आएगा तो भी अच्छी बात है। देखो,